सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि ये वीडियो पार्ट 2 है और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यह आपके क्लास 10वीं का क्या नाम है, अध्याय 6 भूगोल का और विनिर्माण उद्योग है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, विनिर्माण उद्योग, और हम पटसन से पढ़ना शुरुआत करेंगे। और इससे आगे वाला मैं पढ़ चुका हूँ, आप ऊपर जाकर आप पा सकते हैं, मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे। और हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। वैसे 2 पार्ट बनना है, उससे ऊपर भी बन सकता है। पटसन उद्योग देखेंगे, पटसन उद्योग के बारे में। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। देख लीजिए, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है पटसन व पटसन निर्मित। अब पटसन निर्मित में आप देखेंगे, जैसे ये आगे आपको बताया जाएगा, रुक जाइए आप देखें पहले। तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। माने निर्मित में तो सबसे बड़ा है, लेकिन निर्यातक में आप देखेंगे बांग्लादेश पहला नंबर पे है और दूसरे नंबर पे भारत है। ये 2011 का डाटा दिया गया। 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित थे। और अब हम देखेंगे, पटसन का पहला उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गए, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। आपको पूर्वी पाकिस्तान माने आप बांग्लादेश याद रखिए, में चले गए। और अब देखेंगे हुगली के बारे में थोड़ा बहुत, माने पटसन के। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण हैं। देखेंगे कौन सा कारण। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता माने क्षेत्रों, जो उत्पादक क्षेत्र था वो नदी भी था, सस्ता जल परिवहन, जल परिवहन माने रेल माने जहाज वहाज के द्वारा भी माने होता था। और फिर रेल व जल परिवहन का जाल कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। माने श्रमिक भी, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी रोजगार में श्रमिक पूंजी और कच्चा माल और माने व्यापार बाजार की जरूरत पड़ती है, तो श्रमिक भी मिल जाते थे। सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। पतन आप जानते हैं कोलकाता में सबसे। और इस उद्योग की चुनौतियों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण
इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पादन में विविधता भी आवश्यक है। उत्पादन में पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम यूके जिसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, माने खरीदार जो पटसन के हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण, पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के लिए अवसर प्रदान किए। और आप पटसन को मैंने पटसन जूट से बनता है। और अब हम चीनी उद्योग का बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में जहाँ तक अधिक चीनी उद्योग है, वैसे पढ़ेंगे तो भी पता। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, देख लीजिए भारत का। लेकिन गुड़ व खंडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। आप राज्यों का नाम 2-4 राज्यों या पूरे नाम को याद रख दीजिए, क्या होता है, क्योंकि ये आपके यूपीएससी में भी आ सकता है। यूपीएससी माने आईएएस के परीक्षाओं में। चीनी मिलों को 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? अब मौसमी क्यों? क्योंकि गन्ना साल में 2-3 महीना चलता है, इसलिए मौसमी तो रहेगा ही। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण है यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन आप कह सकते हैं कि माने क्वेश्चन एक आ सकता है आपका कि पिछले कुछ दिनों में विशेषकर माने पश्चिमी राज्यों में क्यों बढ़ी है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा के कारण और अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी है, गुणकारी है। इसके अतिरिक्त राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। सहकारी समितियां आप अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में जाकर आप अर्थशास्त्र के मुद्रा और साख में आप पा सकते हैं। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो उसका वीडियो पा जाएंगे, मैं बना चुका हूं उसका। और इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। अब देखेंगे चुनौतियां क्या है। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंचना, तथा खोई माने बागेज का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। देखेंगे कि अधिकतर वहाँ पर रोड नहीं कम बना रहता है, और कभी कभी गन्ने की सीजन में बारिश भी हो जाता है, तो गन्ना इसलिए अधिकतर मिलों तक नहीं पहुँच पाता है, और यही कारण है कि टाइम पर नहीं पहुँच पाता है गन्ना। इसलिए इस पर प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं। और खोई भी है कि खोई हम बहुत कम काम के आता है, और खोई से अधिकतर वो बनता था, क्या नाम है, एग्जाम पैड बनता था। और खनिज आधारित उद्योग देखेंगे क्या है भैया। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं।
खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? जैसे खनिज आधारित उद्योग आप देख सकते हैं कि जो चलो अभी आपको नीचे दिखा दे पता चल जाएगा, लेकिन लोहा व इस्पात उद्योग देखेंगे। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत माने बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। लोहा इस्पात की आवश्यकता के लिए आप देख सकते हैं कि चिकित्सा, रक्षा, निर्माण सामग्री, उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए। और अब हम देखेंगे इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाइए जो आप सोच सकते हैं। इस्पात से आप देख सकते हैं, आपके यहाँ अगर लोहे की कुर्सी होगी तो वो भी कह सकते हैं, और रक्षा के लिए गन बनाया जाता है वो भी इस्पात का ही होता है। और आप लिख सकते हैं जो आपके घर में है, कूलर, फ्रिज, एसी। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। विकास का पैमाना क्या माना जाता है? इस्पात के उत्पादन तथा खपत को माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, भारी उद्योग भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। कच्चा माल और तैयार माल जो होता है दोनों भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। और इस उद्योग के लिए लौह आयस्क आप देखेंगे 4 रहता है, और कोकिंग कोल के बारे में भी पता चलेगा। और एक रहता है चूना, एक चूना, और 2 ये और 4 ये, माने 4:1:1 का है अनुपात लगभग। चूना का पत्थर है लिखा, चूना पत्थर का अनुपात। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसे मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है, कुछ मात्रा मैग्नीज को भी। और इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? माने जरूरी स्थापना कहाँ होनी चाहिए? जहाँ होना चाहिए जहाँ इसको अच्छी तरीके से कच्चा माल मिल सके, ताकि परिवहन को कम साधन लगे। माने एक तो कम से कम तो बच जाएगा एक परिवहन का, जैसे कच्चे माल ढोने का जो बच जाएगा खर्चा, और तैयार माल को अगर ढोएंगे तो उससे थोड़ा कम लगेगा, और क्या। और यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। और हम देखेंगे 2018 का डाटा क्या कह रहा है। 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 2018 में देखेंगे दूसरे स्थान पर था भारत संसार में, विश्व में। यह स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत सबसे बड़ा स्पंज लोह का उत्पादक है। आप आ सकता है 1 नंबर में स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत आप लिख सकते हैं।
इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत माने 224.5 किलोग्राम थी। अब आप यह लिख सकते हैं, कि माने 2018 में पूछ लिया जाएगा कि विश्व का प्रति व्यक्ति औसत खपत कितना था, तो आपको अगर याद है 224 याद रहना चाहिए, 224.5। और भारत का तब उस समय कितना था 2018 में 70.9 था। और अब हम शुरुआत कर आगे का देखेंगे। ये आप देखेंगे डाटा दिया गया है, वर्ष और उत्पादन मीट्रिक टन देख लेंगे। 2017-18 में आप देखेंगे 86.69 था। और दिए गए आंकड़े दंड आरेख पर प्रदर्शित करें। आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं जैसा भी देखेंगे। फिर इसे देखेंगे नीचे। इस समय 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र थे। 10 मुख्य संकलित उद्योग, अभी संकलित उद्योग और छोटे इस्पात उद्योग के बारे में भी पढ़ेंगे हम। भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों के उत्पादों की जानकारी एकत्रित करें। आप इसे चाहे तो कर सकते हैं, वैसे तो भारत में स्थित संयंत्र मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, माने उत्तर प्रदेश में भी है, और आप आंध्र प्रदेश में भी पा सकते हैं। और अब हम देखेंगे पहले देखेंगे किसका, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। आप याद रख लिए ताकि जैसे आपके पेपर में 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कच्चे माल का कारखानों तक पहुंचाना पहला काम रहता है। फिर लोह आयस्क का गलाया जाना, माने भट्टी में झोंक कर लिखा है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाता है। आयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोक को आप कह सकते हैं एक कोयले का किस्म है जो सबसे अधिक माने कि ताप देता है। ढालवा लोहा, जो माने आप यह कह सकते हैं कि लोह आयस्क को गलाने में कोक का काम करता है, माने कोयला जो काम करता है लोहा आयस्क को, उसे कोक कहा जाता है। और ढालवा लोहा आप देखेंगे। फिर तरल पदार्थ सांचों में डाला जाता है और इसे ढालवा लोहा तैयार किया जाता है, माने कि जो गलाया जाता है उसे फिर माने कि सांचे में ढालकर ढालवा लोहा तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ इस्पात बनाना, ढालवा लोहे को पुनः फिर से गलाकर ऑक्सीजन द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकल क्रोमियम मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है उसे हटाकर फिर से मैग्नीज निकल के, जैसे कहा नहीं गया था ऊपर की मैग्नीज भी लगता है, तो मैग्नीज निकल और क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर धातु को आकार देना, जैसे रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई, गढ़ाई, माने कि उसे अलग अलग आकार में फिर दिया जाता है। और अब हम देखेंगे, इतना डाटा आप याद रखिए। आपके पेपर में आ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का भी आ सकता है। और आप इस मैप को आप जरूर देख लीजिए, इसमें मैप पूरा नहीं दिख पाता है, आप मैप को बुक से देख सकते हैं बढ़िया से, ताकि 1-2 नंबर का मैप का भी आ सकता है आपके बोर्ड में, तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। और हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए पढ़ेंगे। अब हम मिनी इस्पात उद्योग, छोटे संयंत्र हैं, देख लीजिए, संयंत्र उद्योग और मिनी इस्पात उद्योग। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिसे हम विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है, जिसमें विद्युत भट्टी,
रद्दी इस्पात, स्पंज आयरन का प्रयोग होता है और इनमें री रोलर्स होता है जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। देख लीजिए आप, मिनी इस्पात क्या क्या उत्पादन करता है। हल्के स्टील, निर्धारित अनुपात, मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। और अब हम देखेंगे एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। संयंत्र में आप देख लीजिए, संकलित संयंत्र, इस्पात संयंत्र उद्योग समझ कह दीजिए में देख लीजिए क्या क्या होता है। उसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित भी किया जाता है, जहां पर एकत्रित किया जाए, और फिर उसे बनाने और ढालने में भी वहीं पर किया जाता है तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। अब हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, और आप देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का जो है हेड, या आप कह सकते हैं जो बेचते हैं जिसको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और आप 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात में सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। और भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं, और इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग को विशाल संभाव्यता शामिल है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण है। देखेंगे क्या कारण है संभाव का विकास नहीं कर पाए हैं, भी देखेंगे कारण क्या है। उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, माने कोकिंग कोयले जो है सीमित उपलब्ध है। कम श्रमिक उत्पादकता, माने श्रमिक कम मिलते हैं जहां तक। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना, माने जो विकसित ना हो, अविकसित संरचना। हम उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु है। और हम माने कि इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। आयात माने आना, आपको बता चुका हूं, बाहर से मंगाना हम कह सकते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इस्पात उद्योग को
अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए नियत करने की आवश्यकता है। और अब हम आवश्यकता है और हम यहाँ का डाटा देखेंगे। भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन, और देखेंगे आप 2014 का डाटा देखेंगे आप, तो जब 822 था तब भारत का आप देखेंगे, भारत देखिए, भारत का ये है और चीन का ये है, तो देखेंगे ये भारत का है। भारत तब 86 था, और आप सब आप देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। और 2018 में 100 जब 6 था, तो इसका चीन का 1900 उतना 928 था। और अब हम ज़्यादा टाइम ये भी, अब आप इसे याद रखिए ताकि आपको लिखने में भी दिक्कत ना पड़े। क्रियाकलाप देखें। क्या आप आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्श करें। कलिंग नगर विवाद के बारे में मैं बता दूं आपसे कि कलिंग नगर एक, आप उड़ीसा में एक गांव साइड का है, या आप जिला कह सकते हैं। वहां पर औद्योगिक, माने कि औद्योगिक नियम लगाया गया था, अधिनियम पारित किया गया था सरकार द्वारा कि 20 साल बाद उसे एक औद्योगिक नगर बनाया जाएगा। तो वहां के जनता लोग ये नहीं चाहते थे और उन्हें उनके मांगों को भी पूरा नहीं कर रहा था। माने कि एक विदेशी कंपनी, कोरिया का कंपनी था, जो 12 अरब डॉलर का कर रहा, माने निवेश कर रहा था। तो माने वहाँ के जनता नहीं चाहते थे, और जब टाटा स्टील कंपनी ने वहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाने के लिए गया, तो वहाँ के जनता लोगों ने माने हथियार लेकर हमला कर दिया था, और वहाँ पर एक पुलिस की भी जान खतरे में चली गई थी, और 12 आदमी का भी उसमें मौत हो गया था। और अधिक डाटा आपको देखना है तो आप चाहे तो विकिपीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और एल्युमिनियम परगलक स्मेल्टिंग कहा जाता है इस इंग्लिश में। भैया मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, लेकिन क्या करें। भारत में एल्युमिनियम परगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी उष्मा का सुचालक, ये तो मेटल का हो गया, लचीला अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम का, जो परगलक होता है, माने एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा। देश के एल्युमिनियम परगलक संयंत्र देखेंगे। परगलक संयंत्र माने केंद्र, जो माने उद्योग कह सकते हैं, उड़ीसा में है, माने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं। इसके मतलब यहाँ पर भी अधिक जहाज का निर्माण किया जाता होगा, क्योंकि वहाँ कम सस्ता भी टाइम नहीं लगता होगा स्टील पहुँचाने में, माने वो सॉरी एल्युमिनियम। और इसके बारे में और पढ़ेंगे। परगलको माने इसमें स्मेल्टर्स जिसे कहा था। परगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह चार्ट 8.1 एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की पहले
आप देखिए क्या लिखा था, बॉक्साइट कच्चे जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, परगलकों के बारे में बताया गया है। इस उद्योग की, अच्छा ये चार्ट आपका दिया गया डाटा। एल्युमिनियम उद्योग विनिर्माण प्रक्रिया, पहले हम इस उद्योग की पढ़ लें इतना थोड़ा सा। इस उद्योग की स्थापना दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। स्थापना माने महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पहले देखेंगे। नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित माने उपलब्धता। और हम पहले ऊपर का डाटा देख लें, उसके बाद फिर नीचे का शुरुआत करेंगे। रसायन उद्योग देखेंगे आप। एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। पहले बॉक्साइट कच्चा माल या बॉक्साइट खनन किया जाता है, फिर परिवहन माने चाहे रेल के द्वारा चाहे समुद्री जहाज के द्वारा एल्यूमिना माने बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन माने उसे गलाया जाता है। घुलन में माने लिक्विड में कह सकते हैं। फिर एल्यूमिनियम शोधशाला में उसे, फिर पहला नंबर पे उसे वहां पर क्या कहा जाता है, परगलक स्थल तक भारी अयस्क पहुंचाना माने यहाँ तक स्थल तक यहाँ पहुंचाना। फिर दूसरा शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, कोक माने आप कोक कोयले का भी एक प्रकार ही है, पेट्रोलियम कोक। फिर कोयला खान से पिच, फिर और देखेंगे उसके आगे क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। क्रायोलाइट किसे कहते हैं, एक पिघली धातु है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्यूमिना परगलक और एल्यूमिना परगलक माने एल्यूमिना परगलक क्या करा जाए, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, देखिए आप 18,600 किलोवाट प्रति टन आयक्स, किलोवाट का माने विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है परगलक में। 18,600 किलोवाट, 1 किलोवाट में आप जानते हैं कितना, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, आप देख सकते हैं। और प्रति टन अयस्क, अब हम देखेंगे नीचे, पहले इसे हल कर लिया जाए क्रियाकलाप को। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले अल्युमिनियम बर्तन निर्मित करता है। यह परगलकों को से एल्युमिनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है और सभी निर्मित बर्तन को एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। निर्मित बर्तन को एक माल गोदाम में। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों। आप देख सकते हैं जैसा कि जो होता है एल्युमिनियम परगलक को ज़्यादा परिवहन लगेगा क्योंकि ये वजन होता है, इसके कारण आप कह सकते हैं। और परगलक से वहां से मंगाया जाता है और गोदाम तो चाहे जहां बनाया जा सकता है, लेकिन परगलक जो है एक ही ठाई तो एक ही जगह रहता है। फिर आप देखेंगे परिवहन के सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों। आप सबसे सस्ता आप देख सकते हैं कि यही जो उत्पाद होने के बाद जो हुआ गोदाम तक ले जाने के लिए वही, क्योंकि कम टाइम भी लगेगा और लादने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वजन भी नहीं रहेगा, छोटा छोटा कुकर तो बनाया गया है इसमें। क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा कम होगी, जैसा कहने अभी बता दूं, अथवा एल्युमिनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्यों, क्योंकि यह एक फैक्ट्री से मंगाया जा रहा है और आप कह सकते हैं इसे गोदाम में चाहे जहां भी रख सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री से लाने में ज़्यादा दूर से लाया जा सकता है या नज़दीक भी हो सकती है, लेकिन गोदाम तो
ज़्यादा दूर नहीं रख सकते हैं, चाहे जहाँ गोदाम बना सकते हैं वो भी नज़दीक हो सकती है, अधिकतर नज़दीक गोदाम बनाया जाता है। और हम रसायन उद्योग को अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी कठिनाई होगी। और अगले पार्ट में हम देखेंगे। जैसा कि ये पार्ट को ख़त्म करते हैं और आपको देखने के लिए धन्यवाद कहूँगा। और आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसके माने तीसरा पार्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पहला का भी दे दूंगा, ताकि आप देखें आए तो जैसे आप दूसरा देख रहे हैं तो इसके बाद पहला अगर नहीं देखें तो उसे भी देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करें, अपना भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और मैंने आपका छोटे छोटे क्लास का भी मैं बनाने वाला हूँ वीडियो भी, तो बना रहा हूँ नया नया इसका। इसी के साथ आपको धन्यवाद करता हूँ।